This is All India Radio. In the program Spotlight, we now bring you an exclusive interview with Ramesh Chand, member Niti Aayog, on the Union Budget. The interviewers are S. Rangabhashyam and Amit Goyal, AIR correspondents. प्रोफेसर चंद्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी है, उस पर एक बड़ी घोषणा की गई है, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा समझा जा रहा था कहीं ना कहीं कि किसानों के लिए कहना चाहिए कि एक मनोवैज्ञानिक उनके लिए प्रश्न बन गया था। तो सरकार ने किस तरीके से इसको साधने की कोशिश करी है और इसका फौरी सीधा सीधा फायदा कितना मिलता हुआ नजर आता है? सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट है इस वर्ष 3.9% आंका गया है। इससे पिछले वर्ष में 3% था, जबकि बाकी सब सेक्टर जो हैं उनका नेगेटिव ग्रोथ था। तो आप ये मत भूलिए कि कोविड पीरियड में एक एग्रीकल्चर जो है वो अपनी नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल प्रोस्पेरिटी पे चलता रहा है, जबकि दूसरे सभी सेक्टर डिस्ट्रेस में चलते रहे हैं। तो मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूं नीति आयोग के मेंबर के नाते। ऐसी सिचुएशन में एग्रीकल्चर सेक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जो सेक्टर डिस्ट्रेस में है उनकी एक हेल्प करे। जैसे यदि एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस में है तो हम नॉन एग्रीकल्चर से ये अपेक्षा करते हैं कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर की हेल्प करे। दूसरा, आपने एमएसपी से शुरुआत की। अब इस सरकार ने एक फार्मूला चेंज कर दिया था कि एमएसपी कॉस्ट का कम से कम 50% होगी। चाहे बजट में उसे वो डिक्लेयर करे या बजट में ना डिक्लेयर करे, जो एमएसपी है उस पे जो 50% प्रॉफिटेबिलिटी है वो सुनिश्चित है, कम से कम 50% पॉसिबिलिटी। इससे यदि ज्यादा इंक्रीज दी जाती है उसका मतलब ये है कि हम एक डायरेक्शन देना चाहते हैं डाइवर्सिफिकेशन को। जैसे दालों में 50 की बजाय 70% ग्रोथ जो है दे दिया। ऑयल सीड में जिनकी कमी है वहां 50 की बजाय 70% या 60% दे दिया। तो अब राइस बीट जिसमें हम 10% सरप्लस है, जिसे बेचने के लिए हमारे पास मार्केट नहीं है, उस पे 50% मिनिमम जो हम सुनिश्चित करते हैं। वैसे गेहूं में तो 100% ही होता है क्योंकि वो पहले से चला आ रहा है। तो एक बैलेंस रखने के लिए भी एमएसपी है। हर एक चीज में एमएसपी को हर वर्ष उससे ज्यादा देना उचित नहीं होता। Professor Ramesh, what would you say, especially this concept of Kisan drones, which probably would be used for, spraying insecticide, which is, actually being used for agriculture and also for, land records and all these purposes. Isn't this a very new concept which probably in times to come will catch up? And how it will be implemented? ये नया कॉन्सेप्ट तो है ही, लेकिन हमारी एग्रीकल्चर की एक ही ट्रेजेडी रही है कि वो टेक्नोलॉजी में दूसरे मॉडर्न सेक्टर से पछड़ती जा रही है। आज भी आप यदि कई चीजों की यील्ड देखें तो हमारी जो वर्ल्ड की यील्ड है या चाइना की यील्ड से तो आधी भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि हमने जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनको एग्रीकल्चर में नहीं आने दिया। अब किसान ड्रोन, इसके बहुत से फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा इसका एफिशिएंसी में है कि आप यदि इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइजर का फोलियर स्प्रे करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू यदि आप ब्रॉडकास्ट फर्टिलाइजर करते हैं। दूसरा, आपने सुना होगा कि पिछले साल महाराष्ट्र में 12 मजदूर जो बेचारे खेतों में स्प्रे कर रहे थे वो उसके इंसेक्टिसाइड की वजह से उनकी डेथ होगी। जब आप ड्रोन से करेंगे तो जो इस तरह की ट्रेजिक इंसिडेंट होते हैं, एफिशिएंसी के साथ साथ ह्यूमन हेल्थ जो है वो उसको भी प्रोटेक्ट करेगा और प्रिसीजन फार्मिंग इससे उसको बढ़ावा मिलेगा। और सबसे बड़ा जो हम क्रॉप की मॉनिटरिंग है, चाहे वो इंश्योरेंस के लिए मॉनिटरिंग करनी हो, चाहे आगे कितने प्रोडक्शन के स्टैटिस्टिक्स हैं उनके लिए करनी हो, और उसी को आगे एक्सपेंड करके कि हम डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड हमें करना है या लैंड के किसी किस्म के जियो टैग पिक्चर लेने हैं, तो ड्रोन से वो सारी चीजें संभव हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ड्रोन एक संकेत है। इसी तरह से also want to say this, it has to be, provided to the farmers at a very cost effective manner. Otherwise, it won't be used by the farmers, isn't it? Of course. It is already mentioned in the budget that provisions will be made with public-private partnership through startups, and some assistance will be given to them that drone doesn't become costlier than conventional methods. Otherwise, for adoption of any new technology, some incentive is needed. I am sure that application of drone for undertaking certain farm operation will be much cheaper than the conventional method of doing those operations. प्रोफेसर रमेश चंद, मैं एक चीज जरूर जानना चाहूंगा कि सरकार ने जो ये बजट दिया है
क्या आप इसको मानते हैं कि जो पिछली बार के जो काम थे उसको एक सतत प्रक्रिया के तहत उनको आगे बढ़ाने का काम किया है कि उन्होंने जहां पिछली योजनाएं छोड़ी थी उसी को आगे बढ़ाया है, जिससे कि एक निरंतर विकास होता रहे कृषि क्षेत्र का भी, चाहे ड्रोन के माध्यम से हो, चाहे वो भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन हो, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो उसी को सरकार ने आगे बढ़ाया है। उसको इसलिए भी बढ़ाया है, यदि आपको अच्छे परिणाम किसी पॉलिसी से मिल रहे हो तो आपको डेफिनेटली उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो 2 अटेम्प्ट बजट में हुए हैं। एक तो ये है कि कंटिन्यूटी ऑफ गुड पॉलिसीज जो भी हैं उनको आगे लेकर जाना। दूसरा, इनडायरेक्ट बेनिफिट एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजेशन के इतने मिलेंगे क्योंकि इस सेक्टर को दूसरे सेक्टर्स के साथ, साइंस सेक्टर के साथ इंटेग्रेट करने की बात हुई है। अब देखिए, आप कहोगे कि जो हिमालयन स्टेट्स में रोपवे बनेंगे, अब यदि रोपवे से आप प्रोड्यूस अपना लेकर जाते हो और कोई आदमी अपने सेब एक मजदूर से लेकर आता है, इतना फर्क है उसके कॉस्ट में, तो उनको उनका बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह जो एमएसएमई की बात हो रही है, बाकी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, वो इनडायरेक्ट बेनिफिट उनके इतने ज्यादा एग्रीकल्चर में आएंगे कि ये कंटिन्यूटी ऑफ गुड पॉलिसीज ऑफ द पास्ट विद मॉडर्नाइजेशन ऑफ सेक्टर एंड इंटेग्रेशन ऑफ सेक्टर विद द अदर सेक्टर। तो इस अप्रोच के साथ बजट माना ये जाए कि जो कृषि क्षेत्र है उसमें भी तकनीक का समावेश किया जा रहा है, जिससे कि उसके जो परिणाम है वो और बेहतर हो सके और उसमें जो लागत और जो उसका लाभ आने वाला है उसको और तेजी से बढ़ाया जा सके, और जिससे कि किसानों के साथ एक आम जो शिकायत रहा करती थी कि किसानी अब वो मुनाफे का या लाभ का सौदा नहीं रह पा रहा है और कहीं ना कहीं लागत और जो कमाई थी उसके बीच में काफी बड़ा गैप हो जा रहा था, उसको दूर करने के लिए सरकार सतत प्रयास कर रही है। नहीं, ऐसा आप कभी भी स्टैटिस्टिक्स देखो तो सेक्टर के लेवल पे किसानी कभी भी नुकसान का सौदा नहीं था, लेकिन इंडिविजुअल फार्मर के लिए वो नुकसान का सौदा हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल फार्मर कभी क्रॉप फेल हो गई, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। लेकिन जहां तक सेक्टर एज ए होल की बात है, चाहे आप क्रॉप्स को ले लो, चाहे लाइव स्टॉक को, चाहे फिश को, तो उनमें आप देखो अब हमारा लाइव स्टॉक सेक्टर पिछले कई सालों से 8% की ग्रोथ हो रही है, फिशरी में 10% की ग्रोथ हो रही है। कल ही आपके आकाशवाणी के बाहर लगा था कि पिछले 9 महीने में 36% फिशरी के जो एक्सपोर्ट है उसमें ग्रोथ हो गई। तो यदि ये घाटे का सौदा ही रहता तो इतनी ज्यादा ग्रोथ इसमें कैसे संभव थी। तो इंडिविजुअल लेवल पे मैं आपकी बात मानता हूँ, कहीं बारिश फेल हो गई, कहीं कोई और नेचुरल आफ्ता आ गई, कहीं बीमारी से फसल हो गई, इंडिविजुअल लेवल पे ये चीजें हो सकती हैं और उसके लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, फसल बीमा है और तरह की चीजें हैं जिनका लाभ लेना चाहिए। Right. लेकिन हमें एग्रीकल्चर को इसकी प्रेजेंट स्टेज से एक आगे वाली स्टेज पे ले जाना है, जहां जाने के लिए अभी वो रुका हुआ है। Let's also talk about some of the other initiatives like implementation of the Ken Betwa link project at an estimated cost of more than 44,000 crore rupees. Can we expect to reap the benefits of a mega scheme like this in times to come? And मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये केन बेटवा प्रोजेक्ट इंटर स्टेट रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट है। यदि कोई 2 स्टेट अपने रिवर्स को इंटरलिंकिंग करने के लिए मानती हैं तो वो नेशनल प्रोजेक्ट बन जाता है। उसमें बहुत सी फाइनेंशियल कॉस्ट जो है फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो केन बेटवा में कोई 45,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और इस बजट में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए 1,400 करोड़ रुपया और छोटी मोटी जो चीजें रहती हैं। तो उससे आप देखोगे कि जो ये क्षेत्र हमेरा बुंदेलखंड हमेशा एक डिस्ट्रेस रहता है, 8 लाख हेक्टेयर एरिया वहां पर इरिगेशन हो जाएगा। तो ये स्टेट्स के लिए एक मैसेज है कि आप आपस में जो डिस्प्यूट्स हैं उनको भूलकर एक बेनिफिट को देखकर इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट करिए, उसका खर्चा केंद्र उसको नेशनल प्रोजेक्ट बनाकर देने के लिए तैयार है। Professor Ramesh Chand, I want to bring in that point which Amit also raised now. Why it is considered that agriculture is not profitable, not lucrative? Because if we compare our farmers with farmers in Western countries, say US or someone in Europe, for them, it is a vocation like any other thing, and they enjoy a wonderful standard of life comparable with professionals in other segments, whether it be an IT engineer, a farmer, or a doctor, or a lawyer for that matter in US or Europe has the same standard of living. Why not in our country? Why is it that the farmer at the first opportunity to leave agriculture is ready to leave? 2 aspects of this.
Even in Australian Parliament, these questions are raised that farmers are under distress and they are committing suicide. So agriculture, vis-a-vis other profession, there is always some attraction in non-agriculture profession higher than what it is in agriculture, even in Western countries. But one of the reasons that why condition of Western farmer is much better compared to our farmers is the scale of farming. Our average size of holding is only 1.1 hectares, whereas average size of holding in USA will be in hundreds of hectares. So it's complete mechanization. That is another aspect, but that scale itself, that even if a Western farmer has half of the productivity or profitability compared to our farmer, his income will be 500 times what is income of our farmer, simply because of this scale difference. But we should not imitate Western farmers. For us, the best farmer to imitate are Asian farmers, Chinese farmers, Japanese farmers. They are much smaller than what is the size of holding in our country. So the kind of agriculture which is done in China, which is done in Japan, we have and still profitable and viable. Still profitable and viable, but there is a big but here. We need to take in a gradual manner sizable, excessive labor force from agriculture to non-agriculture. I published a paper in Hindu on this labor thing only, that the industry in India is becoming irresponsible in the sense that it is not offering jobs to the people. They are adopting capital-intensive production. They are going for labor-displacing kind of technology. This can't do for a country where labor is so cheap compared to capital. It has something to do with, industry will tell you, with labor laws. It has something to do with that it is easier to deal with the machine than to deal with the labor. So those kind of things are there, that we need to create proper environment for industry and make it responsible that you have to absorb labor from agriculture. So if the present level comes down from say 45% to 30%, income per farmer increase by 70%, because it will be distributed over a few heads. So this is what is needed in agriculture, that we need to provide employment to some of the people who are right now in agriculture, if not in industry, by creating rural industrialization, by creating post-harvest value addition. Those are the kind of things which we need. Let's also talk about some of the other aspects going beyond agriculture. We have an allocation of 60,000 crore rupees made for Har Ghar Nal Se Jal to probably approximately 3.8 crore households for this particular year 22-23. So don't you think this will go a long way improving the standard of living in the rural areas, and also may have a cascading effect on other aspects also? Professor Ramesh Chand, another provisions which has been made, 100 Pradhan Mantri Gati Shakti cargo terminals for multimodal logistics. Can we expect its impact on the agri sector as well? Because often it is said that a lot of produce is, especially fruits and flowers and horticulture products, are wasted during transport and cold storage, lack of all these cargo facilities. All general infrastructure is meant for all the sectors. I don't know why we feel that agriculture should be excluded or included into it. I think we have already seen Kisan Rail, kind of impact which it has, that you attach only one bogie and that makes huge difference. Today's agriculture is modernized. Many farmers, they are so aware that you find they have a customer in UK, they have customer in Netherlands. They study pulse of the market in other countries. They come to us whenever they face a slight problem, that ministry is not clearing our produce, they are putting unnecessary quarantine. So we have those knowledgeable, elite kind of farmers, and we have a concept of FPO, that if individual farmer can't take benefit, they can form a group, they can take benefit of it. So I would say that all these infrastructure, they are as much meant for agriculture as they are for industry and services. And our agriculture should come forward to take advantage of it. Professor Ramesh Chand, thank you so much for joining us. You were listening to an exclusive interview with Ramesh Chand, member Niti Aayog, on the Union Budget. The interviewers were S. Rangabhashyam and Amit Goyal, AIR correspondents. This program was produced and presented by the News Services Division of All India Radio. You can listen to it on our mobile app News on AIR. This program is also available on our YouTube channel News on AIR
AIR Official. You may email your opinion about this program at airnsttalks@gmail.com.